हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो कि भविष्य में 2021 और 22 में होने वाली है, उसके संबंध में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2016 के क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, ये जो भविष्य में आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक विशेष सूचना ये है, उत्तराखंड एपीओ के संबंध में जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, आईपीसी से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सीआरपीसी से भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एविडेंस से 25 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चंस जो हैं उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है उससे पूछे जाएंगे। तो आपका जो लॉ के अंतर्गत 100 मार्क्स का पेपर होगा प्री एग्जाम का, तो उससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको हमारे चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर जब आप जाएंगे, जब आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, थर्ड जो ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड एपीओ 21-22 प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम की तैयारी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व जो हैं उनके वीडियो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो साइट में सभी वीडियो जो हैं उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और जीके जीएस के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज और आगे भविष्य में आप लोगों को उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो 2007 का है उसके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। और प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर्स में आपको 15 जो क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के वो भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी वीडियो जो हैं एक ही इस प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप उत्तराखंड एपीओ की तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं और फर्स्ट एग्ज़ाम में ही आप उत्तराखंड एपीओ को या प्री एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 का जो प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का, इनके प्रश्नों को देखेंगे और उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 2010 के प्रश्न पत्र को जो विधि के अंतर्गत है उसको डिस्कस कर चुके हैं और 2016 को जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है इसके भी 50 क्वेश्चंस को हम लोग थर्ड पार्ट में देख चुके हैं। आज के हम लोग जो उत्तराखंड एपीओ के अंतर्गत फोर्थ पार्ट है, आपका पार्ट 4 है, इसके अंतर्गत जो 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि हम लोग पहले 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करके भी देख सकते हैं। और या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर के भी आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 50 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताता है। तो सेक्शन 60 जो है एविडेंस का, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि जो मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य समस्त परिस्थितियों में एनी कंडीशन, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, सभी दशा में प्रत्यक्ष डायरेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, लोक दस्तावेज वर्णित हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित हैं। तो लोक दस्तावेज के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं धारा 74 में दिए गए हैं और धारा जो 75 है 5 से 75 और 5 से प्राइवेट, यानी कि 74 में लोक दस्तावेज और 75 में प्राइवेट दस्तावेज
तो यहाँ पर लोक दस्तावेज के बारे में पूछा गया है, तो धारा 74 में लोक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का एक अपवाद नहीं है? यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद नहीं है। कौन सा नियम? तो मृत्युकालीन कथन, ये भी अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। रेस चेष्टे का नियम जो धारा 6 में दिया गया है, ये भी अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। और जो मृत्युकालीन कथन के बारे में धारा 32(1) में बताया गया है, और संस्वीकृति को धारा 24 से 28 तक में बताया गया है। और विशेषज्ञों की जो राय है धारा 45 में, ये श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद है। तो आंसर आपका जो है यहाँ पर डी वाला सही होगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुश्रुत साक्ष्य के निम्न जो अपवाद हैं वो स्वीकृति एवं संस्वीकृति और धारा 32 के अधीन सुसंगत कथन और पूर्व कार्रवाइयों में किए गए कथन, लोक दस्तावेज में कथन, रेस चेष्टे, विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन। तो ये अनुश्रुत साक्ष्य नियम के अपवाद हैं। और जो नहीं है तो विशेषज्ञों की राय धारा 45 के अंतर्गत वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, पहचान की कार्रवाई साक्ष्य विधि के अधीन एक है, क्या है? सार्वधान साक्ष्य है, श्रुति साक्ष्य है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये जो है पहचान की कार्रवाई आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको शिनाख्त परेड जो एविडेंस का सेक्शन 9 है उसमें बताया गया है। तो ये एक संपोषक साक्ष्य है जिसकी संपुष्टि होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? तो जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है उसको अपने साक्षी से सूचक प्रश्न जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं उनको पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 है कि जब साक्षी पक्षद्रोही यानी कि होस्टाइल विटनेस हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति उसको बुलाता है और उसके फेवर में वो गवाही ना दे करके दूसरे के पक्ष में गवाही देता है, तो ये कहा जाता है कि वो साक्षी जो है पक्षद्रोही साक्षी हो गया है। यानी कि होस्टाइल विटनेस जिसको हम लोग कहते हैं, सेक्शन 154 है एविडेंस का, उसमें बताया गया है। तो ऐसे दशा में जो है न्यायालय सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अभियोजन पक्ष को साक्षी से प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? तो जब साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया गया है तब दी जा सकती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा या धाराएं जो हैं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित हैं? तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वृत्तिक संसूचनाएं हैं, यहाँ पर धारा 126 और 127 में दी गई हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका जो है वो डी वाला सही है। वृत्तिक संसूचनाओं का दिए जाने का अर्थ यह है कि कोई भी वकील अपने वकील से स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात को कह सके। यदि वो ये संसूचनाएं ना दी जाती क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में, तो क्लाइंट को ये भय रहता है कि कहीं वकील जो हैं उनकी बात को उजागर ना कर दें, प्रस्तुत ना कर दें, जिससे कि उनके ऊपर जो है गलत प्रभाव पड़े। इसलिए जो वृत्तिक संसूचनाएं हैं उनको विशेषाधिकार दिया गया है कि कोई भी जो क्लाइंट्स है जब तक कि वो अपना वकील नियुक्त नहीं करता है तब तक तो सुरक्षित नहीं होंगी। जब वो वकील अपना नियुक्त कर लेता है तो वकील को कोई भी कही गई बात है जो क्लाइंट के द्वारा वो साबित नहीं की जाएगी। ये जो प्रावधान दिए गए धारा 126 और 27 में दिए गए हैं, तो ये विशेषाधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(b) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जो हैं दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आते हैं? तो पीड़िता या उसके पति या संबंधियों के द्वारा क्रूरता का शिकार थी व परेशान की जाती थी, ये आता है। ऐसी क्रूरता व परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए की गई थी, ये भी आता है। पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, ये उसकी प्रताड़ना में नहीं आता है। ऐसी क्रूरता व परेशानी विवाह के 7 वर्ष के अंदर की गई थी, ये सभी जो हैं धारा 113(b) के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जो पूर्ववर्ती उपधारणा है क्रूरता के संबंध में आते हैं। पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, ये जो है क्रूरता के संबंध में नहीं आता है। तो आंसर जो है आपका सी वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। ये सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियम में से किस धारा में दिया गया है? तो धारा 110। ये क्वेश्चंस
किसी भी स्टेट की एपीओ, एडीपीओ या जुडिशरी की परीक्षा हो उसमें इस क्वेश्चंस को अधिकतर पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, धारा 110 में बताया गया है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही है। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि धारा 110 के अनुसार जबकि प्रश्न ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी चीज़ का जिसका वे स्वामी है, जिस पर उसका स्वामित्व टाइटल होना दर्शित किया गया है, तब ये साबित करने का भार कि वे स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वे स्वामी नहीं है। जो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर चला जाएगा, जैसा कि धारा 101 में बताया गया है। और 102 में बर्डन ऑफ प्रूफ बदलता रहता है, इसके बारे में बताया गया है। तो जो न्यायालय से चाहता है कि उसकी बात को माना जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। तो जब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको किसके द्वारा साबित किया जा सकता है? सीधी सी बात है कि जो पब्लिक दस्तावेज होते हैं, यदि वो दस्तावेज ऐसे हैं जो आपको ओरिजिनल नहीं मिल सकते हैं तो उनकी आपको प्रमाणित प्रति मिल जाती है, जिसको ले जा करके आप न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, उसको प्रूफ करा सकते हैं कि ये उसकी सत्य प्रतिलिपि है, प्रमाणित प्रति है। क्योंकि जो लोग दस्तावेज है, जो पब्लिक ऑफिसर है, उसको देते समय वो प्रमाणित करके देता है कि ये उसकी जो है सत्य प्रतिलिपि है। तो प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा जो है लोक दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है। यदि वो उसका ओरिजिनल उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में ही उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला जो है सही हो जाएगा। व्याख्या क्या कहती है कि लोक दस्तावेजों के बारे में विशेष नियम यह है कि इन्हें प्रमाणित प्रतियों के द्वारा ही साबित किया जा सकता है। इस प्रकार लोक दस्तावेज का सदैव ही द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। इसी कारण धारा 76 में ऐसे लोक अधिकारी या उन पर यह कर्तव्य आरोपित करती है कि वे मांगे जाने पर ऐसे लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगने वाले व्यक्ति को दे दें। यानी कि जो आपकी सर्टिफाइड कॉपी है वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में साबित की जा सकती है, और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जब उपलब्ध नहीं होता है तो उसी दशा में सेकेंडरी एविडेंस को साबित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, मुख्य साक्षी के द्वारा न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को कैसा साक्ष्य माना जाता है? तो मुख्य साक्षी जिसको हम लोग डम विटनेस कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति बोलने में अक्षम हो, जिससे कि गूंगा व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता है, यदि वो अपना साक्ष्य है लिख करके देता है या किसी संकेतों के द्वारा बताता है, किसी चिन्हों के माध्यम से समझाता है, तो उसके साक्ष्य को कैसा साक्ष्य माना जाएगा? तो धारा 119 कहती है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है उसके द्वारा जो दिया गया साक्ष्य है वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, ओरल एविडेंस माना जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है इसलिए वो अपने साक्ष्य को लिख करके बता रहा है, चिन्हों के द्वारा बता रहा, समझा रहा है, तो उसके जो इन इशारों या बताने के द्वारा या लिख करके दिए गए साक्ष्य को हम लोग ओरल एविडेंस के रूप में जानेंगे। तो आंसर आपका जो 119 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बी वाला सही है। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं कहलाएगा, प्रसिद्ध साक्ष्य नहीं कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी आंसर्स गलत हैं। आपका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध किससे हो? धारा 112 जो है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में बताती है। ये कहा गया है कि यदि विवाहित महिला यदि उसके 280 दिन के भीतर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो बच्चा जो है वो जायज़ है और जिसके साथ शादी हुई है वो उसका पति पत्नी जो हैं वो उनके माता पिता हैं, ये उपधारणा की जाएगी। परंतु एक विधि की उपधारणा ये है कि इसको कंक्लूसिव प्रूफ ना मान करके इसको हम लोग मिक्स्ड प्रिजम्पशन जिसको कहते हैं मिश्रित उपधारणा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको खंडित भी किया जा सकता है, परंतु इसको विधि के प्रावधानों के अनुसार ही खंडित किया जा सकता है। धारा 112 में जो कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति साबित कर देता है कि जिस समय गर्भाधान किया गया था उस व्यक्ति की एक्सेस उस समय वहाँ पर नहीं थी, यानी कि तो न्यायालय उसको है डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दे सकता है, अदरवाइज वो जो संतान है वो जायज मानी जाएगी। तो धारा 112 में जो प्रावधान दिया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के पितृत्व के संबंध में प्रावधान दिया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम
2013 संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो 2013 है, इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सभी में हुए हैं, जो कि धारा 376 से रिलेटेड ज़्यादा संशोधन किए गए हैं। इसे 376 ABCDE को जोड़ा गया, साथ में 354 ABC को जोड़ा गया आईपीसी में। और जो आपका एविडेंस है, इसमें जो है धारा 53A, 114A, 119, 146, जिसमें जो है धारा 376 ABCDE जो जोड़ी गए हैं उनको बढ़ाया गया था। तो धारा 53A जो है, 114A और 119 और 146 जो है क्रिमिनल से रिलेटेड मामले हैं इसमें, तो इनमें जो है संशोधन किया गया है। आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीआरपीसी 1973 से हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सेक्शन 60 क्वेश्चन 62 है, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह संज्ञेय अपराध करता है, अजमानती अपराध करता है, संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। तो कोई प्राइवेट व्यक्ति, धारा 43 में प्रावधान दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया गया है जो कॉग्निजेबल हो और नॉन बेलेबल हो। कॉग्निजेबल के साथ साथ में नॉन बेलेबल भी होना चाहिए। यदि कॉग्निजेबल है और बेलेबल है तो उस स्थिति में प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है वो, यदि उसकी उपस्थिति में कोई भी ऐसा अपराध होता है जो संज्ञेय है और अजमानती है, जिसकी जमानत नहीं होती है, उसी दशा में वो उसको गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। तो जो प्रावधान के अनुसार जो आंसर है आपका सी वाला सही हो जाएगा कि संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति धारा 43(1) के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, दंडाधिकारी विचारणा के दौरान न्याय के हित में संबंध मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि ये अपराध दंडनीय है। तो किस प्रकार के अपराध जो यदि वो दंडनीय हो तो कोई भी दंडाधिकारी जो है ट्रायल के दौरान में न्याय के हित में, न्याय को देखते हुए संबंध मामले को वारंट मामले में बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है कि जब मामला 6 महीने से अधिक है। आंसर डी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित संबंध मामले की विचारणा के दौरान 6 माह से अधिक अवधि के कारावास दंडनीय मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों की विचारणा की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट जो हैं वारंट मामलों में विचारणा के लिए इस संहिता के द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले को पुनः सुनवाई कर सकते हैं और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकते हैं जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, 3 वर्ष से अनधिक काल से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया है। तो 1 वर्ष के संबंध में 1 वर्ष है और 2 वर्ष के संबंध में 1 वर्ष, 3 वर्ष के संबंध से यदि अनधिक समय बीत गया है तो उसका जो है दंडनीय अपराध का संज्ञान जो है कॉग्निजेंस कोई भी न्यायालय 3 वर्ष के बाद नहीं लेंगे। आंसर जो है सी है। धारा 468 जो है परिसीमा काल लिमिटेशन के बारे में बताती है कि 6 मास यदि दंडनीय अपराध जो है उसकी अवधि जो बीत जाती है 6 माह, तो यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो 6 माह के बाद नहीं कॉग्निजेंस लेंगे। 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए है तो उसके बाद कॉग्निजेंस नहीं होगा। 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास दंडनीय है। तो आंसर जो है आपका सी वाला ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक दिन ही दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकती है? तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना जो है सीआरपीसी का सेक्शन 25(a) के अंतर्गत की जा सकती है। 25 में एपीओ के बारे में बताया गया है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में, और अभियोजन निदेशालय की स्थापना के बारे में 25(a) में प्रावधान दिए गए हैं। तो किसके द्वारा की जा सकेगी? तो 25(1) के अनुसार जो है राज्य सरकार के द्वारा अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, थाने का भरसाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो
बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं या रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किए हैं, किसी भी आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं, तो उसकी रिपोर्ट किसको करेंगे? तो उसकी रिपोर्ट जो है डीएम जिला मजिस्ट्रेट को करेंगे। आंसर इसमें डी वाला सही है, डीएम को करेंगे यानी जिला मजिस्ट्रेट को करेंगे। धारा 58 के अनुसार पुलिस थाने का प्रसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, जिसको डीएम के नाम से जाना जाता है, उसको ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामले की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या ना ली गई हो, सभी की रिपोर्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। तो जो गिरफ्तारी का वारंट है उसका निष्पादन किया जा सकेगा। धारा 77 में प्रावधान दिया गया है कि भारत में कहीं पे भी उसका निष्पादन, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जब तक कि वो वारंट निरस्त ना कर दिया गया हो तब तक वो भारत के किसी भी स्थान में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, आदतन अपराधियों से शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है, तो कौन दे सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग धारा 106 से लेकर 110 तक टिप्स पर याद कर लें। 106 जो है दो सिद्धि के मामले में, और 107 अन्य दशाओं में, 108 जो है राजद्रोहात्मक सेडिशन के बारे में, 109 संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में है, और 110 जो है आदतन अपराधियों के बारे में, हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनके संबंध में शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा ली जाएगी, या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो 106 में जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा ली जाएगी, और 110 में जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाएगी। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। तो कितना कारावास होगा? साधारण कारावास होगा। आंसर सी है। इसकी जो व्याख्या है धारा 122(7) के अनुसार परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण जो कारावास होगा वो सादा कारावास दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्न किस बात में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? तो कौन सा मामला था जिसमें जो है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए साक्षी का अभियोजन किया गया था? तो जेसिका लाल 2007 का मामला था, उसमें किया गया था। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से किस बात में ये अब निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक ये विशेष न्यायालय द्वारा खारिज ना कर दी गई हो? किस मामले में ऐसा कहा गया था? तो गुजरात राज्य बनाम S.A. शेख के मामले में कहा गया था। आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से किस बात में ये अब निर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के जो प्रावधान है वो निश्चित अनुपालन उनका होना ही चाहिए? तो बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट 420 के मामले में ये निर्धारित किया गया था कि धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन किया जाना चाहिए। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अब निर्धारित किया गया है। तो किस मामले में अब निर्धारित किया गया है? खत्री बनाम बिहार राज्य में निर्णय दिया गया था। आंसर जो इसमें सी है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जो प्रावधान है वो CRPC के सेक्शन 304 में दिया गया है, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 39A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, उपताप हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो न्यायाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि DM या SDM के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन्हीं के द्वारा जारी किया जा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उपताप न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पारित नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर DM या SDM यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। आंसर इसमें डी है। इसकी जो व्याख्या है धारा 133(1) के अनुसार इस धारा में वर्णित दशाओं में न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विशेष रूप से जिसको सशक्त किया गया है अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो जो न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पारित करने
का जो राइट दिया गया है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकते हैं? तो व्यादेश जो है धारा 142 में बताया गया है, 41 में अंतिम आदेश के बारे में बताया गया है और 43 में मजिस्ट्रेट लोग न्यूसेंस की पुनरावृत्ति के बारे में 144 में बताया गया है कि न्यूसेंस जब आशंकित खतरे यानी अर्जेंट जो मामले होते हैं जहां पर खतरे की संभावना अधिक रहती है उस मामले में जारी किया जाता है। तो व्याख्या देखते हैं कि धारा 141 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया के बारे में प्रावधान और धारा 142 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, जो कि आंसर बी में दिया गया है। और धारा 143 है मजिस्ट्रेट लोग न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की प्रतिषेध कर सकते हैं। धारा 144 है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जिस मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया है वे अपने आदेश की प्रति अग्रसारित करेगा। किसको? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रसारित करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 12 में दिए गए हैं। सीजीएम और एसजीएम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विचारणा के दौरान यानी कि ट्रायल के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को यानी उन्मोचित कर सकेंगे। आंसर जो है ए सही है। धारा 249 ये प्रावधान करती है कि कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी भी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधि पूर्वक संबंध किया जा सकता है। ये यदि वे संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट इसमें किसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को अपने सुविवेकानुसार उसको उन्मोचित कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अधीन समझौता यानी समन का प्रभाव क्या होगा? जो दोष मुक्ति होगा। आंसर जो है वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को किस सूची में रखा गया है? तो जो सीआरपीसी है वो समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित किस बात में ये प्रतिपादित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती है? तो पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण जो है वो आईपीसी की धारा 128A में दिया गया है और सीआरपीसी में ये चीज़ पूछी जा रही है किस केस में दिया गया है। तो यहाँ पर वो केस नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका जो आंसर यहाँ पर डी दिया गया है कि यहाँ पर कोई केस नहीं दिया गया है, परंतु जो पीड़िता की पहचान है उसके संबंध में जो केस ला है निपुर बनाम भारत संघ 2017 का मामला है, उसमें ये चीज़ कही गई थी कि जो पीड़िता की पहचान है उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। जैसा कि आईपीसी की धारा जो 228A है वो प्रावधान करती है कि पीड़ित की पहचान है उसको जो है प्रकट नहीं किया जाएगा, वो न्यायालय में भी नहीं प्रकट किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर डी है क्योंकि इसमें वो केसला नहीं दिया गया है। जो केसला है निपुर बनाम भारत संघ 2007 का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 किस तारीख को प्रवृत्त हुई है? तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो 2013 है वो 3 फरवरी 2013 से प्रवर्तन में है। ये डेट जो है अक्सर कर सभी एग्जाम, चाहे वो जुडिशरी का, यूपीओ का, एपीपी का हो या डीपीओ का हो, सभी में पूछी जाती है, चाहे आरजेएस का हो। तो ये जो डेटें हैं आपकी जितनी भी अमेंडमेंट हैं, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 है, 2013 का है, 2018 का है, इनकी डेट्स आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पुलिस रिपोर्ट जो है वो 2R में दी गई है और संज्ञेय अपराध जो है 2C में दिया गया है, सही है। और जमानती अपराध 2B में दिया गया है, ये भी सही है। और अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन 2H में दिया गया है। तो जमानती अपराध के बारे में 2A में बताया गया है। 2B में यहाँ पर जो है ये 2 खाली लिखा है, ये 2B है। 2B में चार्ज के बारे में बताया गया है, आरोप की परिभाषा के बारे में। जो जमानती अपराध है वो 2A में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो है पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पुलिस रिपोर्ट, R फॉर रिपोर्ट, C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस और H जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रावधान है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84,
निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? तो किस धारा को 55A को अंतः स्थापित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए उसके पश्चात उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे? तो धारा 362 जो है कि कोई भी न्यायाधीश यदि वो निर्णय पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद वो निर्णय में कोई भी संशोधन नहीं कर सकेंगे, परंतु एक ये प्रावधान है कि यदि कोई भी टंकण गलती हो जाती है, लिपिकीय त्रुटि हो जाती है या फिर कोई गणितीय मिस्टेक हो जाती है उसको सुधार सकेंगे, परंतु न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके आशय को परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी संशोधन निर्णय में नहीं किया जाएगा। धारा 362 ये प्रावधान करती है। व्याख्या देखते हैं कि प्रसन्नगत धाराओं के प्रावधान जो है वो इस प्रकार हैं। धारा 360 सदाचरण की परिवीक्षा या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। 361 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना और 362 न्यायालयों का अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना। मतलब निर्णय का जो आशय उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, परंतु गणितीय लिपिकीय टंकण त्रुटि को सुधारा जा सकता है। गलत स्थान में कार्रवाई के बारे में बताती है 462 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, रिट याचिका कांस्टेबल 243 सीपी मोहन सिंह तथा अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य तथा अन्य 2014 उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विवादक तथ्य संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अधिवार्यता से संबंधित है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा साक्षी को परिभाषित करती है? तो साक्षी की जो परिभाषा है वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा जो है 2B में दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है इसके हम आपको जो बियर एक्ट है उसमें इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन सेक्शंस को और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए आगे के टॉपिक में लाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से, जहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत रेलवे पुलिस जिलों का सृजन कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि धारा 9 में दिया गया व्याख्या के अंतर्गत। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्यों में ऐसे रेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जो निर्दिष्ट किए जाए पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस सृजित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अपराधों के निवारण या अन्वेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनियम जो है कौन बना सकता है? तो विनियम को जो है राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन पुलिस के महानिदेशक के द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, राज्य पुलिस परिवाद प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाएगी? तो राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी। आंसर जो है सी वाला है। धारा 73(2) के अनुसार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी। ये रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा जो जनता को भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, उत्तराखंड राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री को उत्तराखंड राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर इसमें बी है। धारा 29 में प्रावधान भी दिया गया है कि राज्य सरकार यथाशीघ्र इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी। गृह मंत्री राज्य पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रतिपक्ष का नेता मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पुलिस अधिष्ठान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पुलिस अधिष्ठान समिति का जो अध्यक्ष है पुलिस महानिदेशक को कहा जाता है। आंसर डी है। धारा 38(1) में प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार यथाशीघ्र एक पुलिस अधिष्ठान समिति का गठन करेगी, जिसका एक अध्यक्ष जो पुलिस महानिदेशक होगा और 2 अन्य वरिष्ठ जो हैं अधिकारी सदस्य होंगे, जिनका पद जो है पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से निम्न यानी कि उससे कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, अपवादित परिस्थितियों में पुलिस बल व सशस्त्र पुलिस इकाइयों को राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र में कार्य करने हेतु निर्देश देने के लिए निम्न में से कौन प्राधिकृत है? किसको प्राधिकृत किया गया है? तो राज्यपाल गवर्नर को प्राधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा अदावाकृत चल संपत्ति जो कि बात से संबंधित नहीं है को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस अधिकारी को अधिकृत करती है? तो आंसर जो है बी वाला है। धारा 46 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्ति निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को प्रदान की गई है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96,
उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का कौन सा अध्याय जो है पुलिस की जवाबदेही से संबंधित है? तो अध्याय 8 जो है वो पुलिस की जवाबदेही के संबंध में प्रावधान किया गया है। अध्याय 8 के जो संगत प्रावधान है वो इस प्रकार है। अध्याय 6 पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है, और अध्याय 7 सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रावधान, और अध्याय 8 पुलिस की जवाबदेही के संबंध में प्रावधान, और 9 में जो दिया गया है कल्याण शिकायतों का निवारण के संबंध में प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, पुलिस कार्मिकों से अभिप्रेत ऐसे पुलिस अधिकारियों से हैं जिनका नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्राधिकारी के द्वारा होती है। कौन से प्राधिकारी? पुलिस महानिदेशक या उसके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी के द्वारा। आंसर जो है बी वाला सही है। धारा 2 की उपधारा 4 के अनुसार पुलिस कार्मिक ऐसे पुलिस अधिकारी या समस्त अन्य व्यक्ति विपरीत हैं जिसके लिए पुलिस महानिदेशक अथवा उसका कोई भी अधीनस्थ अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, किसी भी व्यक्ति को राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो 2 वर्षों की अवधि के लिए। आंसर जो है डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त है। धारा 16 की धारा 1 के अनुसार राज्य सरकार पुलिस और अपराध से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कर सकेगी। ब्यूरो की प्रशासन अथवा कामकाज की परिस्थितियां ऐसी होंगी जैसे कि वो विहित प्रेस्क्राइब्ड की जाएं। धारा 16(1) के अनुसार ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 एंड लास्ट, राज्य पुलिस परिवार प्राधिकरण किसके द्वारा प्राप्त अपचार की शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करेगी? पुलिस महानिदेशक को। आंसर ए है। नेक्स्ट धारा जो 71 की उपधारा 1 के अनुसार प्राधिकरण उसके द्वारा सीधे प्राप्त अपवाद की शिकायतें जो है आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को अग्रसारित करेंगी, परंतु गुमनाम शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा जिनका किसी को नाम नहीं दिया गया है। प्राधिकरण पुलिस अधिनियम के विरुद्ध गंभीर अपराध की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपियों की जांच भी कर सकेगा। ये भी शक्ति दी गई है, धारा 71 की धारा 1 के अनुसार दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया, जो कि भविष्य में होने वाले एग्जाम या 21 या 2022 में उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए जो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे भविष्य में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, तो आप सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें, और जितने भी नए संशोधन हैं 2013 के 18 के आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में हुए हैं, जो नए नए सेक्शंस जोड़े गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इनकी डेट्स क्या हैं उनको याद कर लें। तो इन सभी से रिलेटेड जो सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो हैं आपको हमारे चैनल जो है यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। और उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार की गई है। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं कि उत्तराखंड एपीओ 21-2022 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो वीडियोज हैं आपको मिल जाएंगे। उनकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनको भी डाउनलोड करके आप अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना जो है सबसे पहले मिलती रहे। और जो लोग कोई स्पेसिफिक एक्ट तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, करप्शन एक्ट, आर्म्स एक्ट, जो बिहार एपीओ के माइनर एक्ट्स हैं, एक्सक्लूसिव एक्ट, SC/ST एक्ट, पॉक्सको एक्ट 2012 इत्यादि जो एक्स अदर्स लॉ हैं उनको तैयार करना चाहते हैं, तो उनके कंप्लीट वीडियो जो हैं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे, जिनको आप फॉलो करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक सूचना आप लोगों के लिए है कि जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत ही एक सुनहरा अवसर ये है कि
एग्ज़ाम जो 24 अगस्त को होने वाला था वो कैंसिल हो गया है, डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। अभी डेट कंफर्म भी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी गई है बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट मटेरियल की, जब आप इसको फॉलो करेंगे और इस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सभी वीडियो जो हैं बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, सटीक आंसर सहित जो हैं आपको लॉ के जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट के जो 6 एक्ट्स पूछे जाते हैं बिहार एपीओ मेंस में, उन सभी के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको साथ में मिलेंगे और उनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। पीडीएफ के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आप चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और ऑफलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कम समय में तैयारी करने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास। लॉ के जितने भी पेपर हैं आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट सभी के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के पीडीएफ नोट्स और वीडियोज उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमसे, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जैसे ही आप अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएगा 9935520703। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।